मैंने अभी भी क्या कहा, एक पार्टी को प्रॉफिट होगा, एक पार्टी को लॉस होगा। एंड forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by other promising. Getting that? So एक के एंगल से बेनिफिट, एक के एंगल से लॉस, एक के एंगल से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक के एंगल से डेट्रीमेंट। बराबर, ऐसा है तभी आप कंसिडरेशन बोल सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिडरेशन। गेटिंग दैट एवरीवन? आप हमेशा दोनों पार्टी के एंगल से सोचोगे। गिरीश सर का पढ़ाना, उसमें एनर्जी वेस्ट होता है तो ये उनका लॉस है, एंड स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल रहा है, यानी आपको उसका प्रॉफिट फायदा हो रहा है। रिवर्स सोचो, आप 10,000 दे रहे हो, यू आर पार्टिंग विथ योर 10,000, तो आपको लॉस हो रहा है, ऐसा लग रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन वो क्लासेस को फायदा हो रहा है। तो एक को प्रॉफिट, एक को लॉस। ओके, याद रखना। अब ये बच्चों हम मीनिंग डिस्कस कर रहे थे, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को क्या मीनिंग, 2-3 एग्जांपल दिए मैंने। अब सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके हिसाब से अगर हम जाएं तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, जरा देखो ना। डेफिनेशन का एक एक लाइन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे ना, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन, तो ये डेफिनेशन का ही ब्रेकअप उसमें आपको मिलेगा, एक एक लाइन का ब्रेकअप आपको उसमें मिलेगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन 2D, ओके, वैसा सेक्शन सभी बाय हेड करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफाइंस कंसिडरेशन एज, एंड आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हो बोल्ड लेटर में 3 लाइन का डेफिनेशन है। बच्चों वैसे जल्दी मैं कुछ बाय हेड करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ओके, लेकिन ये एक ऐसा डेफिनेशन है जो आपको बहुत जगह काम आएगा, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स। थ्योरी जब आप लिखेंगे, कंसिडरेशन को लेकर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। तो मैं कहता हूँ कंसिडरेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, you have to start your answer with the definition on meaning of consideration always. तो हो सके तो आप लोग ये डेफिनेशन को जरा बाय हार्ट करने की कोशिश कर लेना, मैक्सिमम रीड करोगे तो वैसे ही बाय हार्ट हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों जरा शब्दों पे ध्यान देना, कंसिडरेशन का मतलब लॉ ने क्या लिखा है, मैं एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर उसका एक एक लाइन में क्लियर करने को चालू करता हूँ। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पहला ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, पास्ट टेंस आ गया देखो, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट टेंस, promises to do और abstain from doing something, फ्यूचर टेंस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों आ गया देखो। सच एन एक्ट और एब्सटीनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब मैंने तो रीड किया, लेकिन ये किसी को कुछ भी नहीं समझा होगा, बरोबर है? तो बच्चों ये डेफिनेशन में एग्जैक्टली लिखा क्या है, तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंसिडरेशन का डेफिनेशन 3 अलग अलग सेंस में समझा जाना चाहिए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पहला जो लिखा है ना, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये पास्ट। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये प्रेजेंट टेंस। एंड प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये फ्यूचर। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि डेफिनेशन में तीनों दिया हुआ है, बराबर है? शॉर्टकट में अभी मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों इसमें होता क्या है कि मैंने आपके लिए कोई काम किया, मैंने आपके लिए कोई काम कर दिया, मैंने आपको गुड्स सप्लाई कर दिया, एज अ सेलर मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दिया, एंड मेरे गुड्स के डिलीवरी के बाद, यानी मेरे एक्ट करने के बाद अगर आप मुझे पेमेंट करने का प्रॉमिस देते हैं
तो क्या वो प्रॉमिस एनफोर्सेबल है? यस और नो टाइप करो। क्या वो प्रॉमिस एनफोर्सेबल है? मैंने गुड्स आपको सप्लाई किया, मेरा एक्ट हो गया। फिर मेरे गुड्स के बाद, सप्लाई होने के बाद आपने प्रॉमिस किया पेमेंट करने का, ठीक है? तो क्या आपका प्रॉमिस एनफोर्सेबल है? यस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसमें एक्ट पहले प्रॉमिस बाद में। एक्ट पहले एंड उस एक्ट के बेसिस पे प्रॉमिस बाद में। प्रेजेंट टेंस में, हाँ, सेवियो एब्सटेंस का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कोई टाइप करेगा एब्सटेनेंस का क्या मीनिंग बताया था मैंने पहले? एब्सटेंस मतलब बताया हुआ है बच्चों, बहुत बार बताया हुआ है, नेगेटिव एक्ट। किसी के लिए कुछ करना अगर एक्ट है, तो किसी के लिए कुछ करने से मना कर देना इज ऑल्सो एक्ट, इज ऑल्सो कंसिडरेशन। ओके। सो मुझे लगा आपको मालूम होगा, इसलिए मैंने ज्यादा अभी बताया नहीं आपको। वैसा डेफिनेशन अभी कवर करना है बच्चों। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, यू टेल मी। कैश काउंटर पे जो सेल होता है उसमें क्या बोलता है? कैश सेल्स हम किसको कहते हैं? इधर गुड्स दिया एंड उधर आपका कैश आया, स्पॉट पेमेंट, बराबर है। वहां क्या होता है, जब हम कहते हैं ना कि प्रेजेंट कंसिडरेशन, उसमें क्या होता है कि मैंने आपको गुड्स बेचा एंड आपने इमीडिएटली ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, कंसिडरेशन कंप्लीट, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। यानी जहां पर आपका एक्ट एंड आपका प्रॉमिस दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। आप जब गुड्स देंगे तब मैं पैसा दूंगा ना आपको। तो आपने जैसे ही गुड्स दिया, बराबर, आपने क्या कहा, सर गुड्स की डिलीवरी लेके आओ, जैसे ही गुड्स डिलीवर करेंगे ऑन द स्पॉट पैसा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा एक्ट एंड आपका प्रॉमिस पे करने का दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट कंसिडरेशन। तो फिर फ्यूचर कंसिडरेशन में क्या होगा? प्रॉमिस पहले, एक्ट बाद में। प्रॉमिस पहले, एक्ट बाद में, बरोबर है। यानी मैंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया और उस प्रॉमिस के बदले आपका एक्ट बाद में होगा। तो ये हो गया फ्यूचर कंसिडरेशन। सो तीनों टेंस में आपको ये डेफिनेशन में कवर गया। मैं अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पहले डेफिनेशन को सिंपल बनाने के लिए कुछ बता रहा हूं। इज दैट ओके? सो लेट अस स्टार्ट नाउ। When at the desire of the promiser, promiser मतलब one who promises to pay, the promisee or any other person has done or abstain from doing, has done or abstain any negative act, abstain from doing, does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. अब आप बोलेंगे सर ये लाइन का मतलब क्या? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मैं पहले वो क्लियर करता हूं। क्या है कि कंसिडरेशन जो है ना, दैट मस्ट मूव ऑन द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर के डिजायर पर होना चाहिए वो, बराबर है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल। बच्चों मान लो मिस्टर एस नाम का व्यक्ति है, सुरेश नाम का व्यक्ति है, मान लो सुरेश। एक दिन अचानक उसके गोडाउन में, उसका जो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स वो रखता था गोडाउन, वो गोडाउन में आग लग गई। सुरेश के जो गोडाउन था गुड्स का, उसमें बच्चों फायर टुक प्लेस, आग लग गई। बहुत सारा सामान अंदर था, लाखों रुपए का सामान अंदर था। सुरेश क्या करने लगा, वो आग को बुझाने की कोशिश करने लगा, पानी फेंकने लगा बाल्टियों से। तो वहां से रमेश जा रहा था बाजू से। तो रमेश ने देखा कि सुरेश के गोडाउन में आग लगी है, सही है। तो रमेश भी वहां गया, रमेश ने भी एक
बाल्टी पानी लेकर वो आग बुझाने का चालू कर दिया काम। एंड रमेश के मदद से सुरेश ने वो आग बुझा दिया उधर। एंड इनका लाखों का नुकसान होते होते रह गया। अब मेरे इस एग्जाम्पल में ये बताओ, किसने सर्विस दिया? टाइप करो, किसने सर्विस दिया? रमेश ने सर्विस दिया, सही बात है, सिंपल एग्जाम्पल। रमेश ने सर्विस दिया, दिया ना रमेश ने सर्विस। अब वो आग बुझाने के बाद आप मुझे आंसर देंगे, क्या रमेश डिमांड कर सकता है कि मैंने तुमको आग बुझाने में मदद की, यू गिव मी ₹2000 फॉर माई सर्विसेज गिवन? क्या रमेश कुछ पैसे डिमांड कर सकता है सुरेश से? सुरेश से डिमांड कर सकता है क्या? एक्ट तो किया ना रमेश ने, एक्ट किया कि नहीं बच्चों? आप एग्री करते हैं कि नहीं? एक्ट किया ना, उसने भी वो आग बुझाने में मदद की सुरेश को। लेकिन वो काम हो जाने का सुरेश से वो डिमांड नहीं कर सकता है। वो इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसका ये जो उसने काम किया, ये जो भी उसने एक्ट किया, वो एक्ट उसने सुरेश के डिजायर पे नहीं किया। इट वॉज नॉट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ सुरेश। सुरेश उसको बोलता कि रमेश प्लीज हेल्प मी, आप ये हेल्प करो मुझे आग बुझाने के लिए, आपकी सर्विस का मैं आपको ₹2000 दूंगा। यानी सुरेश के रिक्वेस्ट पर, सुरेश के डिजायर पर अगर रमेश ने कोई काम किया तो आगे चल के रमेश सुरेश से वो पैसा रिकवर कर सकता है, क्योंकि सुरेश ने जो प्रॉमिस किया था पैसा देने का, बरोबर है, वो सुरेश के डिजायर पर था कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुमको इतना पैसा दूंगा। और उसके बेसिस पर जब रमेश ने अपना काम किया तो रमेश का काम करना इज कंसिडरेशन एंड देयरफॉर रमेश कैन क्लेम दैट मनी। दो एग्जाम्पल हो गए बच्चों, दो एग्जाम्पल हो गए। बराबर है। अभिशंकर, यहाँ पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कंसिडरेशन की बात नहीं हो रही है, बराबर है। ये मेरे फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका आंसर इसलिए नो था क्योंकि ये एक वॉलेंटरी एक्ट था रमेश का, रमेश की तरफ से एक वॉलेंटरी एक्ट था, उसको कोई बोला नहीं था, बराबर है। सिचुएशन ऐसा था कि कोई भी आके हेल्प करेगा वहां पर। तो रमेश का ये जो काम करना, दैट वाज नॉट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ सुरेश। Therefore, Ramesh is not entitled to claim any money because it was not done. It was not done at the desire of the promiser. मैं पहला लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, पूरा लेक्चर जाता है एक डेफिनेशन समझने को। लेकिन वही जब मैंने दूसरे एग्जाम्पल में कहा कि सुरेश के गोडाउन को आग लगी है, रमेश जा रहा है बाजू से, सुरेश जाकर रमेश से रिक्वेस्ट करता है, यू प्लीज हेल्प मी, आप ये आग बुझाने के लिए हेल्प करो, आपका जो भी पैसा दूंगा, 2000 दूंगा। आग बुझाता पर नाउ सुरेश इज एंटाइटल्ड टू पे मनी टू रमेश, बिकॉज रमेश ने जो एक्ट किया दैट वाज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, आप अपना आंसर टाइप कीजिएगा। आप बताना पहले तो प्रोमिसर कैसे प्रॉमिस कर रहा है, देखो, बरोबर है। प्रोमिसर कौन, प्रोमिसी कौन, वो सब सोच समझ के आप आंसर देना, इमीडिएट आंसर मत टाइप करो, सोचना जरा, फिर आंसर देना, तभी मैं ये डेफिनेशन आपको और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ बच्चों। ओके, सुनो ठीक से अभी बच्चों। गिरीश सर, मान लो मैं ये एग्जांपल हूँ, आपके साथ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, स्टूडेंट के साथ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो बच्चों, आई प्रॉमिस टू पे फीस 1 लाख।
अब देखो मैं एब्सटिनेंस का एग्जांपल कैसे दे रहा हूँ, देखो एब्सटेन मालूम है ना वर्ड, एब्सटेन नेगेटिव एक्ट, उसका भी एग्जांपल कैसे कवर कर रहा हूँ देखो आप लोग। आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1 लाख इफ यू रिमेन एब्सेंट इन कोर्ट टुडे। अगर आप कोर्ट में आज नहीं आते हो मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए, अगर आज आप कोर्ट में नहीं आते हो मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए, तो आई प्रॉमिस टू पे यू 1 लाख। मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको 1 लाख रुपीज पे करने का, प्रॉमिस आप नहीं आए, ये आपने नेगेटिव एक्ट किया, किसके रिक्वेस्ट पे किया, प्रॉमिसर के रिक्वेस्ट पे किया, एंड आप नहीं आए मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। देखो चला। हाँ स्टूडेंट, आवाज आ रही है अभी? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ ठीक। हाँ हाँ बच्चों, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है देखो, कैन यू सी द स्क्रीन? यस। सो बच्चों, आई थिंक वी वर डिस्कसिंग द एग्जांपल। दो एग्जांपल मैंने बताया, मैं भी वही एग्जांपल है ना, मैं वही एग्जांपल है ना अभी कुछ और बता रहा हूँ मुझे। हाँ मैं एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। मैंने सेकंड एग्जांपल क्या कहा था कि सुरेश के गोडाउन में आग लगा है, सुरेश उसको बुझाने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, इज ट्राइंग हार्ड। वहां से रमेश नाम का व्यक्ति जा रहा था, तो रमेश के पास जाकर सुरेश ने क्या कहा कि रमेश तुम आके मुझे हेल्प करो, ये गोडाउन में जो आग लगी उसको बुझाने के लिए, एंड आप ये जो काम करोगे, आपको ये जो तकलीफ होगी काम करने के लिए, उसके लिए आई विल बी पेइंग ₹2000। तो रमेश आकर फिर सुरेश को हेल्प करने लगे वो आग बुझाने के लिए, और उन्होंने वो काम कर दिया पूरा। अब बताओ रमेश ने ये जो एक्ट किया, रमेश ने ये जो एक्ट किया, बराबर है, वो रमेश का एक्ट जो है वो किसके रिक्वेस्ट पर उसने किया? प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पर किया। हु इज प्रोमिसर? सुरेश। ही promises to pay ₹2000 ना फॉर हिज वर्क। आर यू गेटिंग दिस? तो बच्चों यहाँ पर ₹2000 देना, ये सुरेश के लिए लाइबल हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि ये रमेश का वॉलेंटरी एक्ट नहीं था। रमेश ने ये एक्ट किया था किसके कहने पर, किसके डिजायर पर? तो सुरेश के डिजायर पर। ठीक है। फिर बच्चों ये एग्जाम्पल के बाद मैंने एब्सटेंस वाला एक एग्जाम्पल लिया था, देखो नेगेटिव एक्ट। वो एग्जाम्पल मैं रिपीट कर रहा था, मेरी वॉइस चली गई उसमें। क्या था वो एग्जाम्पल? मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया, देखो मैं प्रॉमिसर हूं, मैं आपको क्या प्रॉमिस किया कि कल कोर्ट में आकर आप मेरे खिलाफ गवाही मत दो। कल अगर आप कोर्ट में नहीं आते हो एंड मेरे खिलाफ गवाही नहीं देते हो, तो आई प्रॉमिस टू पे यू 1 लाख रुपीज। आई प्रॉमिस टू पे यू 1 लाख रुपीज।
एंड आप कल आए नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? किसके रिक्वेस्ट पर आपने ये एक्ट किया नहीं आने का? किसके रिक्वेस्ट पर ये एक्ट किया आपने? मेरे मेरे कहने पर, मेरे रिक्वेस्ट पर आपने किया ये। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट? सो देयरफॉर बच्चों, ये आपका कंसिडरेशन, आपका नहीं आना एंड मेरे खिलाफ गवाही नहीं देना, ये एक कंसिडरेशन है इन द फॉर्म ऑफ एब्स्टिनेंस, एंड इट वाज डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है लैंग्वेज। मैं जो डेफिनेशन कवर करना चाह रहा हूँ बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि शुरुआत में ये टफ लगेगा, बाद में एक बार आप समझ लोगे तो आपको एकदम इजी लगेगा ये। ठीक है बच्चों? तो इस एग्जाम्पल में जो मैंने अभी 3 एग्जाम्पल लिए, और एक लास्ट इसमें चौथा एग्जाम्पल जो ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरा डेफिनेशन एक बार वापस पढ़ूंगा आपके सामने। ओके, एंड आपके डाउट्स पूछूंगा मैं। चलो सबसे पहले बच्चों, सुरेश रमेश का ही एग्जाम्पल मैं कैसे रिपीट कर रहा हूँ देखो। सुरेश का गोडाउन में आग लगा है, सुरेश अपना ट्राई कर रहा है वो आग बुझाने का, ये लाखों रुपए का सामान उसके अंदर है। ठीक है बच्चों? रमेश वहां से जा रहा है, रमेश ने भी देखा आग लगा हुआ है, लेकिन रमेश ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, वो अपना आगे जाने लगा। तो वहां पर बच्चों विजय नाम का एक व्यक्ति, एक और थर्ड पर्सन विजय नाम का एक व्यक्ति, उसने जाके रमेश को क्या कहा? रमेश को कि तू जाकर वो आग बुझा ना उधर, सुरेश को हेल्प कर, तू जाके उधर आग बुझा दे, है ना, उसको मदद कर, तेरा जो भी है लेबर मिल जाएगा तुझे, पढ़ाई के तेरा लिए जो भी। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तुझे तैयारी का साथी। तेरा जो भी पैसा है तेरे को मिल जाएगा। एंड रमेश विजय के कहने पर जाकर वहां पर आग बुझाने लगा, एंड वो आग बुझा दिया उसने। अब बताओ रमेश ने एक्ट किया कि नहीं किया? ना एक्ट आग बुझाने का किसके डिजायर पे किया? वॉज इट डन एट द डिजायर ऑफ सुरेश प्रोमिसर, और इट वॉज डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी? इट वॉज डन एट डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी। इतना तो समझ में आ गया आपको? तो मुझे ये बताओ, कैन रमेश रिकवर मनी फ्रॉम सुरेश? कैन रमेश रिकवर मनी फ्रॉम सुरेश? एक्ट वॉज डन, इसमें कोई डाउट नहीं कि उसने काम किया, बट उसने काम जो किया इट वॉज नॉट डन एट द डिजायर ऑफ सुरेश, बट इट वॉज डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी। रमेश सुरेश पर केस नहीं कर सकता ये बोलते हुए कि मैंने आपके लिए काम किया, मुझे आपसे पैसे चाहिए। सुरेश क्लियर कट बोलेगा कि भैया मैंने तेरे को बोला ही नहीं था, तो खुद ही आके मुझे यहाँ हेल्प करने लगा। योर एक्ट वॉज नॉट डन एट माई डिजायर, एट माई रिक्वेस्ट, तो हाउ आई एम गोइंग टू पे यू द मनी? जिसने भेजा आपको, यू गो उनसे समझ लो, जिसने भी आपको बोला आप जाके उनसे समझ लो। तो आप यहाँ डाउट पूछेंगे कि सर लेकिन रमेश का तो काम हुआ है, उसको तो पैसा मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए। तो रमेश जाकर ये पैसा एक्चुअली किससे रिकवर करना चाहिए? विजय से।
but he is not entitled to recover the money from Suresh. That is actually the point, because his act was not done at the desire of Suresh. What I mean to say is, आई होप बच्चों मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको थोड़ा समझने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इजी नहीं है, टफ है थोड़ा, ये इसमें वक्त जाता है डेफिनेशन में, बाकी का पार्ट एकदम सिंपल है। सो सेक्शन 2D आपके सामने जो है, जरा एक बार वापस देखना उसमें क्या लिखा है बच्चों। When at the desire of the promiser, आई होप ये वर्ड अभी आपको समझ में आ गया। When at the desire of promiser, when at the desire of Suresh, promisee यानी रमेश, or any other person has done or abstain from doing, does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing such act or an abstinence or promise is called consideration for the promise, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा है कि सुरेश ने आके रमेश से क्या कहा कि रमेश मेरा वो जो गोडाउन में आग लगा है उसका आग बुझा दो आप, मैं तुमको फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया दूंगा। तो अब वो आग बुझाने के लिए चाहे रमेश जाए या रमेश के लोग जाएं, वो काम चाहे रमेश करे या रमेश जिसको भी अपॉइंट करेगा वो व्यक्ति करे, कोई भी करे, आग आग बुझाने का काम हो गया कि नहीं। इसका मतलब सुरेश को पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, टाइप करो। सुरेश का क्या है, सुरेश ने रमेश को रिक्वेस्ट किया कि आग बुझा दो, मैं 10,000 रुपया दूंगा। अब वो काम चाहे रमेश करे या रमेश किसी से भी करवाए, सुरेश का काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो सुरेश को पैसा देना है। यानी बच्चों चाहे वो काम एक्ट कंसिडरेशन के तौर पर प्रॉमिस ही करे, रमेश करे या रमेश से रिलेटेड कोई और व्यक्ति करे, बरोबर है, दैट विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। आगे डिटेल में है। अब बच्चों मैं इस डेफिनेशन को अगर एनालाइज करूं, एनालिसिस की बात करूं, अगर डेफिनेशन को एनालाइज करूं तो एक एक पॉइंट क्या निकल के आता है, देखो हमारे सामने। सबसे पहले नंबर 1, कंसिडरेशन इज एक्ट डूइंग समथिंग, पॉजिटिव एक्ट बच्चों, पॉजिटिव एक्ट, पॉजिटिव एक्ट, करेक्ट। पॉजिटिव एक्ट भी कंसिडरेशन है, नेगेटिव एक्ट भी कंसिडरेशन है। मैंने दोनों एग्जांपल ले लिया है आपके सामने। सो फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या, कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। एक्ट मतलब क्या, डूइंग समथिंग, बरोबर है। ए ने बी को गुड सेल किया एंड बी प्रोमिसेस टू पे द मनी। तो बी का जो प्रॉमिस था टू पे द मनी, उसके अगेंस्ट क्या कंसिडरेशन था, ए का एक्ट ऑफ सेलिंग द गुड्स, ए का एक्ट ऑफ सेलिंग द गुड्स। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। लेट अस रीड दैट एग्जांपल। बच्चे एग्जांपल क्या लिखा देखो, अजय promises भुवन to guarantee payment of price of goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya. Here the selling of goods on credit by Bhuvan to Chaitanya is consideration for क्या बोलो, A's promise. बच्चों इन दिस एग्जाम्पल मैं अभी जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं आपको आंसर देना है, प्रश्न पूछने जा रहा हूं आपको आंसर देना है। आंसर ये है कि इस एग्जाम्पल में हु इज प्रोमिसर, टाइप करो, हु इज प्रोमिसर। सभी लोग जरा इसमें हाँ, अजय, सभी लोग पार्ट लो डिस्कशन में बच्चों। रॉन्ग आंसर चलेगा ना, डोंट वरी फॉर द रॉन्ग आंसर, होने दो रॉन्ग आंसर, डजंट मैटर। अजय, परफेक्टली, अजय ने जो प्रॉमिस किया, वेरी गुड, आई कैन रीड ऑल द आंसर्स, सभी का आंसर्स मैं देख पा रहा हूं। यू टेल मी हु इज प्रोमिसी, भुवन और चैतन्य, हु इज प्रोमिसी, भुवन, वेरी गुड, भुवन, भुवन इज अ प्रोमिसी, करेक्ट। अब बताओ अजय का जो प्रॉमिस था भुवन को कि आप गुड्स बेचो चैतन्य को क्रेडिट पर
पेमेंट की गारंटी मैं लेता हूं. आई होप यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल. तो अजय की ये प्रॉमिस के बदले भुवन ने क्या एक्ट किया? अजय ने जब ये प्रॉमिस दिया तो उस प्रॉमिस के बदले भुवन ने क्या एक्ट किया? कैन यू टाइप? अजय के प्रॉमिस के बदले व्हाट वाज द एक्ट डन बाय भुवन? सोल्ड गुड्स टू चैतन्य. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. क्या बात है, वेरी गुड. Bhuvan sold goods to Chaitanya on credit basis. This was the act done by promisee on the request of promiser. Definition को समझने का है बच्चों. भुवन का ये जो एक्ट है, डूइंग समथिंग मीन्स सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट टू चैतन्य, दैट वाज अगेंस्ट प्रॉमिस गिवन बाय अजय. अजय पेमेंट की गारंटी दे रहा है एंड अजय के रिक्वेस्ट पर, अजय के डिजायर पर भुवन इज डूइंग समथिंग एंड दैट डूइंग समथिंग इज कंसीडरेशन. सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अभी धीरे धीरे पूरा डेफिनेशन कवर हो जाएगा. देखो, एनीवन, एनी आर्ग्यूमेंट्स? देखो हाँ बच्चों, अभी तो सिर्फ एनालिसिस पढ़ने को चालू किया है. आई होप द फर्स्ट एनालिसिस इज एब्सोल्युटली क्लियर एवरीवन. लेट अस गो फॉर द सेकंड वन. अगर बच्चों हम एक्ट कर सकते हैं डूइंग समथिंग, तो नॉट डूइंग समथिंग इज आल्सो वन टाइप ऑफ एक्ट, नेगेटिव एक्ट. वी कॉल इट एज एब्सटिनेंस. तो उसका भी एग्जांपल है, जरा देखो. उसमें भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करूंगा एंड यू हैव टू आंसर मी. हाँ बच्चों, आपको आंसर देना है. कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस. Savio, I hope you understand the word abstinence. Abstinence, okay? Abstain, negative act. Abstain from doing something, मतलब कुछ एक्ट करने से मना कर देना, रिफ्यूज कर देना. ओके, लेट अस टेक एग्जांपल. मैंने कोर्ट वाला एग्जांपल लिया था. देखो बच्चों, कोर्ट वाला एग्जांपल है ना, यहाँ पर भी वैसे ही कुछ मिलता जुलता एग्जांपल है. देखो, बट मैं जब पढ़ूंगा, जब प्रश्न करूंगा कौन प्रोमिसर है कौन प्रोमिसी है, तो जरा पर करेक्ट आंसर देने का आपने. Abhishek promises Bharti not to file suit against him if he, okay, would pay him, Abhishek, rupees 1 lakh. Abhishek promises Bharti not to file suit against him if he मतलब यहाँ अभिषेक होना चाहिए ना बच्चों. would pay to him, हर होना चाहिए, rupees 1 lakh. तो यहाँ पर कौन किसको प्रॉमिस कर रहा है, क्या क्या करने के लिए या क्या नहीं करने के लिए? चलो जो बताओ, प्रॉमिसर कौन है? अभिषेक. अभिषेक किसको प्रॉमिस कर रहा है? अभिषेक किसको प्रॉमिस कर रहा है? भारती को. एंड वो प्रॉमिस कर रहा है भारती को 1 लाख रुपीस देने का. अगर भारती ने क्या नहीं किया तो? या मैं रिवर्स तो नहीं बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल में कुछ कंफ्यूजन नहीं, पार्टी इधर उधर हो गया है? नॉट टू फाइल सूट, ओके. अब यहाँ पर बताओ, अगर भारती ने सूट फाइल नहीं किया तो आपको लगता नहीं दिस इज द नेगेटिव एक्ट डन एंड इट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन फॉर अभिषेक प्रॉमिस? यस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एब्स्टिनेंट का एग्जांपल है बच्चों. सो अगेन वेरी सिंपल. अभिषेक का प्रॉमिस करना टू पे 1 लाख रुपीज, इस प्रॉमिस के बदले व्हाट भारती हैज डन, तो आप बोलेंगे भारती हैज डन नेगेटिव एक्ट. एंड व्हाट वाज द नेगेटिव एक्ट? नॉट टू फाइल सूट. सो नॉट टू फाइल सूट इज एन consideration for Abhishek promise.
and it was done at the desire of Abhishek, desire of promiser. So at the desire of promiser, promisee or any other person does something. So that does something or abstain from doing something is nothing but your consideration. What I'm trying to explain is, I hope you are getting this point. Is that okay with everyone? Okay. बच्चों समझ लेने का, समझ लो कि अभी हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, फुल एंड फाइनल डिस्कशन हम कर रहे हैं, भूलने का नहीं। ओके आप भी जब किसी को पढ़ाने को शुरू करोगे एग्जाम्पल्स वगैरह, तो ऐसा एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन करना। डायरेक्ट डेफिनेशन से कभी कभी पढ़ाने जाते हैं ना, तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है। फर्स्ट यू गिव देम सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल समझा दो, उनको आइडिया आ जाएगी, देन यू गो टू द डेफिनेशन। तो कभी कभी ये एक टेक्निक हमको अप्लाई करना पड़ता है, कभी कभी कोई टफ डिस्कशन आ जाता है। तो बच्चे यहाँ पर मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ। हैव यू एनी डाउट अप टू दिस? अब तक जो मैं डिस्कस किया, आपको कहीं कुछ डाउट आया? बीच में एक डाउट आया, किसी ने इम्प्लाइड कंसिडरेशन कहा, वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, दैट्स एक्चुअली केस इज डिफरेंट। आई थिंक अभिशंकर है, किसी ने पूछा था शायद, मे बी, मेरे ध्यान नहीं नाम। देखो सिग्नल वाला एग्जांपल, देन दैट वाज एंटायरली डिफरेंट एंगल, वो एकदम पूरा अलग एक्ट था। वो इम्प्लाइड ऑफर था, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस था। गेटिंग दैट? आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पर केस इज समथिंग डिफरेंट। सो कोई डाउट पूछना है यहाँ पर आपको? किसी कोई डाउट? ओके ठीक है बच्चों। अच्छा आई थिंक ओम का डाउट है। सर अगर सुरेश ने हेल्प मांगा और उसने पे करने का कुछ बोला नहीं रमेश को, तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ आके लेक्चर ले रहा हूँ, तो लेक्चर लेने के पीछे आई एम ऑलवेज एक्सपेक्टिंग, सो दिस इज कैन बी द एग्जांपल ऑफ योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो सिग्नल वाला जैसा एग्जांपल हो जाएगा। इफ यू आर डूइंग समथिंग, अब मैं आपको सर्विस देता हूँ, तो वो सर्विस मेरी ग्रेटिट्यूस नहीं है। ग्रेटिट्यूस मतलब फ्री नहीं है। गेटिंग दैट? वो सर्विस फ्री नहीं है। यहाँ पर रमेश को बोलना चाहिए था, ठीक है आप मेरे से हेल्प मांग रहे हो, बट फॉर दिस हेल्प मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा। बरोबर है? यहाँ पे रमेश को भी बोलना जरूरी है, क्योंकि हेल्प के लिए क्या है, किसी का भी घर जलता है तो बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत लोग हेल्प करने के लिए भागते हैं। तो क्या सब डिमांड करने लगेंगे क्या? पैसा नहीं। तो यहाँ पर जब किसी को, अभी एवन ने भी जब मुझे यहाँ बुलाया होगा पढ़ने के लिए, तो मैं वॉलेंटरी तो आया नहीं होगा, कुछ तो डिसाइड हुआ होगा, है ना? दोषी ने कहा आओ पढ़ाओ, तो जब मैं आके डायरेक्ट पढ़ाने लगा क्या? कुछ तो डिस्कस हुआ होगा, तभी तो मैंने पढ़ाने को चालू किया होगा। ठीक है बच्चों? सो नेक्स्ट, तो बच्चों आई थिंक 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है देखो, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। आई होप ये मैं क्लियर कर चुका हूँ डेफिनेशन का पहला लाइन, कि कंसिडरेशन जो हम देते हैं, कोई एक्ट जब हम करते हैं या एब्स्टिनेंस कोई करते हैं या कोई प्रॉमिस हम भी देते हैं, वो किसके डिजायर पर, किसके रिक्वेस्ट पर होना चाहिए? तो प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पर होना चाहिए। सुरेश ने प्रॉमिस किया, हमको रिक्वेस्ट किया, एंड हमने उसके लिए कोई एक्ट किया, बरोबर है? तो समझ लेने का कि दैट इज कंसिडरेशन। नेक्स्ट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एकदम पूरा पैराग्राफ का पैराग्राफ है, बरोबर है? आगे कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपको याद होगा डेफिनेशन में ही था, had abstain from doing, does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing, तीनों टेंस थे। देखो मैंने कहा था कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन भी अलाउड है इंडिया में, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी कंसिडरेशन है, एंड फ्यूचर कंसिडरेशन भी कंसिडरेशन है। करेक्ट? आपने पेमेंट कर दिया, देखो हाँ A1 क्लासेस में एग्जांपल, आपने पैसा भर दिया, एंड इस पैसा भरने के बाद अब हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। तो आपका एक्ट पहले हुआ, प्रॉमिस बाद में, प्रॉमिस पहले, एक्ट बाद में, दोनों एक साथ, कुछ भी हो इसमें से बच्चों, वो इंडिया में कंसिडरेशन होगा। सो फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? प्रॉमिस दैट इज परफॉर्मेंस दैट पार्टी एक्सचेंज विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलो, कंसिडरेशन। मैंने प्रॉमिस किया,
to deliver the goods and against my promise, आपने पेमेंट करने का मुझे प्रॉमिस कर दिया, तो हम दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है. आई होप यू अंडरस्टैंड. मेरे प्रॉमिस के बदले आपने भी कोई प्रॉमिस दिया, तो हम दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है. बरोबर है. अब उसमें से मैंने मेरा प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, तो आपको भी अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए कोर्ट कंपेल करेगा. आर यू गेटिंग दिस? दोनों ने अपना अपना काम कर दिया, मैटर खत्म हो गया. बरोबर है. लेकिन एक ने प्रॉमिस किया, एक ने एक्ट किया, तो जिसने प्रॉमिस किया उसको वो करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले ने कंसिडरेशन दे चुका है अपना काम करके. ऐसा आपको समझने का ये कंसिडरेशन टॉपिक. ओके. फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन के फॉर्म्स क्या है. मैंने कहा ना, कंसिडरेशन कैसे भी हो सकता है, किसी एक्ट के जरिए, कोई नेगेटिव एक्ट के जरिए, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी. It can be sometimes in terms of profit, it can be sometimes in terms of loss. मैंने हमेशा ये कहा है, देखो ना, आपका और मेरा ही एग्जांपल ले लो. आई सोल्ड गुड्स, मैंने आपको गुड्स बेचा एंड उसके बदले आपने मुझे पैसे दिए. अब इसको हम बेनिफिट एंड लॉस में कैसे सोचेंगे, तो पहले मेरे एंगल से सोचो. मेरे गुड्स गए, ये मेरा लॉस है. ठीक है बच्चों. एंड आपको मिले, ये आपका प्रॉफिट है. आपके एंगल सोचो, आपके पास से पैसे गए, ये आपका लॉस है, और वो पैसे मुझे मिले, ये मेरा प्रॉफिट है. ऐसा सोचने का. तो एक पार्टी को बेनिफिट, एक पार्टी को लॉस. ये एंगल, दोनों पार्टी को बेनिफिट, दोनों पार्टी को लॉस, ये कंसिडरेशन नहीं हो सकता. ये फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन कभी नहीं हो सकता. याद रखना बच्चों, लिख के रखना ये पॉइंट. आप बोलेंगे दोनों को प्रॉफिट, दोनों को लॉस, तो ये कभी भी करेक्ट आंसर नहीं है फॉर डिस्कशन ऑफ कंसिडरेशन. वन, एक पार्टी को बेनिफिट, एक पार्टी को लॉस. ऐसे अगर हम डिस्कस करेंगे बच्चों, तो ये ज्यादा क्लियर होगा. सो लीगल रूल्स में अगर हम डिस्कस करें, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, तो फर्स्ट पॉइंट आप देख ही रहे हो. फर्स्ट पॉइंट बरोबर है. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस बाय गिविंग वैरायटीज ऑफ एग्जांपल्स, बट इसको मैं फिर से डिस्कशन करना चाहूंगा डिटेल में इन टुमारो, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से. तो आज आज के लेक्चर में बच्चों 2 मिनट जरा सुन लो. I started with the definition. I started with the unit number 2, that is called consideration. Consideration is very important element of contract, you can say. Without consideration, there is no possibility of contract. इसलिए famous statement है, no consideration, no contract. If there is no consideration, there is no question of any contract. Yeah, we can put up in other words also. Okay, any contract made without consideration is absolutely void. Any contract made without consideration is absolutely void. Yeah, you can say void ab initio. Is that okay? उसके बाद किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए consideration is must, but that consideration must be lawful consideration. Again, if I put in other words, if there is unlawful consideration, again the contract becomes void. कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन वो void होगा. फिर बच्चों ये कंसिडरेशन का मीनिंग हमने स्टार्ट किया. क्विड प्रो को लैटिन टर्म में समथिंग इन रिटर्न, and that something in return can be benefit to one party and detriment यानी loss to another party. and फिर उसके बाद सेक्शन 2D का डेफिनेशन हमने रीड किया, कुछ एनालाइज किया हमने, पॉजिटिव एक्ट, नेगेटिव एक्ट के एक एक एग्जांपल्स हमने कवर किए. एंड अब उसके बाद बच्चों लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, विच इज गोइंग टू बी अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट discussion with a lot of examples which I already given actually. तो ये जब हम लीगल रूल्स पढ़ेंगे ना, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने ऐसे आएंगे जहाँ आपको इमीडिएटली आंसर क्लिक हो जाएगा, हाँ सर ये कल हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया उसको. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो हैव यू एनी डाउट अप टू दिस लेक्चर बच्चों? डू यू हैव एनी डाउट?
कोई कंफ्यूजन हो तो जरा बोल दो, नहीं तो अदरवाइज आई स्टॉप माय लेक्चर. Okay, student. So let us meet in the next lecture. Thank you. Take care.